तो सबसे पहला टॉपिक देख लो ड्यूअल नेचर का, इलेक्ट्रॉन एमिशन। अब इसकी कहानी सुन लो क्या है। लाइट हो गया। तो देख लो सबसे पहले टॉपिक इलेक्ट्रॉन एमिशन और इसमें क्या क्या पार्ट है। तो लाइट का बता दो, पार्टिकल और वेव दोनों नेचर होता है। पार्टिकल किस किस से पता चलता है? किससे? हाँ, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। और फोटो इलेक्ट्रिक और ब्लैक बॉडी रेडिएशन याद है? वो कौन सा नेचर दिखाती हैं? तो याद रखना चार। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन याद है वो तो ठीक है, पर ये चार भी याद रखना। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिर डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे हैं अभी हम, और ये पार्टिकल नेचर बताती है। ठीक है, दोनों ही बताती है थोड़ा थोड़ा, बट ज़्यादातर पार्टिकल नेचर इससे प्रूफ होता है, क्योंकि लाइट गिरेगी, लाइट वेव भी है पार्टिकल भी है, तो बिहेव तो दोनों की तरह ही करेगी। तो बस ये फिनोमिना देख लो, इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर होता है, उसे यहाँ तक पहुँचाना है, उसके लिए लगती है एनर्जी। अगर एनर्जी तुमने थ्रेशोल्ड से ज़्यादा दे रखी है तो वो मूव हो जाएगा, थ्रेशोल्ड से ज़्यादा नहीं दे रही तो मूव नहीं होगा। इधर देख लो अंशिका, ये जो है तुमने एनर्जी जो दी है, ये मिनिमम एनर्जी जो उसकी डिमांड है। एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच वी। अब जैसे ये देखो, उसने डिमांड करी कि मेरे को 20 जूल एनर्जी चाहिए, ठीक है, तो तुमने दे दी 30 जूल, तो 10 जूल कहाँ चली जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। नॉर्मल मैथ्स है, ठीक है। केवल यही चीज़ फिक्स है, एच पी नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बाकी हर चीज़ वेरिएबल है, कि मतलब तुम ये चेंज कर सकते हो और ये चेंज कर सकते हो। अगर तुम चाहते हो इलेक्ट्रॉन मूव ही ना हो, तुम बताना, चलो तुम बता दे, इलेक्ट्रॉन मूव ही ना हो तो कितनी जूल एनर्जी देनी पड़ेगी? इलेक्ट्रॉन मूव ना हो, हाँ, इलेक्ट्रॉन मूव ना हो उसके लिए 20 से कम देनी पड़ेगी। देखो थोड़ा समझो, इलेक्ट्रॉन कह रहा है मुझे 20 जूल दो, तब तो मैं एटम से बाहर आऊँगा। उससे ज़्यादा अगर तुम मुझे यहाँ तक पहुँचाना चाहते हो, जहाँ तक एक्स डिस्टेंस जितना पहुँचाना चाहते हो, उतनी एक्स एनर्जी मेरे को एक्स्ट्रा दे दो, और कुछ नहीं। तो ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करना चाहते तो 20 से कम। इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर निकालना चाहते हो एटम से तो 20 के बराबर। और एटम को अगर जितनी काइनेटिक एनर्जी में मूव करना चाहते हो उतना एक्स्ट्रा दे देना। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि थ्योरी तो इसकी इतनी है और इसमें फॉर्मूला है, तो फॉर्मूले से क्वेश्चन देख लो। कुछ खास इतना है नहीं, 11th में प्रैक्टिस कर रखी तुमने। क्वेश्चन ऐसा होगा कि फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी तुम्हें, मान लो कोई भी x, ठीक है, पूछ लेगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी y दे रही, क्योंकि पूछ लेगा वेलोसिटी बताओ। केवल यही तीन चीजें जो गायब है, तो इन तीन चीजों में देखो फॉर्मूला देखो। h तुम्हें पता है, प्लैंक कांस्टेंट कितना होता है? 6.6 × 10⁻³ ये भी प्लैंक कांस्टेंट है, तुम्हें पता है। फॉर्मूले ऐसे यूज करे जाते हैं कि जो नई चीज, जो चीज तुम्हें नहीं पता वो निकालनी है। तो ये और ये तो तुम्हें पता है, इसको, इसको और इसको, ये पूछेगा बोर्ड में क्वेश्चन। और तीन चीज़ें तो गायब होगी नहीं, केवल दो चीज़ गायब होगी, एक चीज़ गायब होगी और दो चीज़ गिवन होगी, ठीक है। तो हो सकता है तुमसे ये पूछ ले कि v इतना है, v0 इतना है, वेलोसिटी बताओ, वो जो उधर है, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी के v हैं और ये वेलोसिटी भी। हो सकता है ये गायब कर दे, तो ये दोनों चीज़ें गिवन होगी, केवल एक चीज़ गायब होती है। तो इसलिए फॉर्मूला याद रख लो, और फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। अगर ये चीज़ तुम्हें समझ में आ गई तो पूरे चैप्टर में यही है, अगर नहीं आया तो वो रिपीट करने के लिए बोल दो, पर फॉर्मूला जब समझा दूँ उसके बाद बोलो। h × न्यू ये होता है एनर्जी, जिसमें h होता है प्लैंक कांस्टेंट,
और न्यू होती है फ्रीक्वेंसी। HV0 ये होती है मिनिमम एनर्जी। होता है ना, सामान खरीदने जाते हो तो भाव ताल करते हो कि हाँ भाई इतना इतना कर दो, ये कर दो, तो एक मिनिमम फिक्स हो जाता है, तो वो यही मिनिमम है। उससे नीचे दुकानदार तुम्हें सामान नहीं बेचेगा, तो उससे नीचे एनर्जी में इलेक्ट्रॉन भी बाहर आएगा ही नहीं। भागने की तो बहुत दूर की बात है, बाहर ही नहीं आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी मान लो दुकानदार की खुशी होगी भाई कि हाँ 60 रुपये तो मिनिमम था ही, सामने वाले ने 100 रुपये दे के गया है, तो उसका अपना 40 का फ़ायदा हो गया। तो ये नॉर्मल परचेज के उससे ही समझ लो। अगर बोलोगे कि नहीं हमें 50 रुपये देने तो फिर तो कहेगा जाओ मैं तो ये सामान बाहर नहीं निकालूंगा, ठीक है। 61 भी दे दोगे तो सामान बाहर आ भी जाएगा और काइनेटिक एनर्जी 1 हो जाएगी, तो मतलब हाँ थोड़ा सा खुश हो जाएगा, 1 रुपये का तो फ़ायदा हो। तो टर्म सारी समझ में आ गई। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये वाला v वेलोसिटी है। v और न्यू में देख लेना, v यूं बनता है, न्यू। वेरिएबल केवल ये 3 है, मतलब बोर्ड में केवल ये 3 चीज पूछी जाएगी, क्योंकि बाकी सब तो फिक्स है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 kg। हाँ, तो ऐसे याद रख लेना सारी चीजें, h भी याद रख लेना। तो बस ये फॉर्मूला नोट कर लो और कुछ नहीं है पहला टॉपिक तो। ये जितनी भी ऑब्जर्वेशन दिखा रहे हैं इसके बाद वो मैंने तुम्हें समझा दिए हैं। कैसे? अगर तुमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से V0 जो थी उससे अगर कम दिए तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाएगा, उससे अगर ज़्यादा दिए तो बाहर चले जाएगा। यही उन्होंने भी ऑब्जर्व करा था। 3 चीज़ें ऑब्जर्व करी भाई, हमने कम फ्रीक्वेंसी दी तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं। हमने ठीक उतनी दी तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर आया पर मूव नहीं करा। और अगर हमने बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी दी थी V0 से तो बाहर तो निकला ही निकला, प्लस काइनेटिक एनर्जी भी थी, ठीक है। तो V0 की 3 ऑब्जर्वेशन करी थी उसने। नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इजेक्शन बट नो काइनेटिक एनर्जी। तो ये तो वैसे तुम्हें बताना भी नहीं चाहिए क्योंकि कंपटीशन वाले हो, फॉर्मूला समझ में आ गया तो टॉपिक छोड़ो, क्वेश्चन आंसर करने लग जाएगा। और इलेक्ट्रॉन इजेक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। कुछ ग्राफ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने, तो जरा देख ले तो क्या ग्राफ है। मैं तुम्हारी लैंग्वेज में समझा दूंगा, तुम्हें फिर बुक के समझ में आ जाएंगे। 3 चीज़ें देखनी है। इंटेंसिटी, देखो लाइट भी तो अलग अलग होती है, देखा होगा तुमने घर पे, कुछ रोशनी तेज होती है, कुछ कम होती है, कुछ ज़्यादा होती है। तो इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी भी तुमने अलग अलग देखी होगी लाइट की। जैसे ये भी लाइट है, कहाँ तक जाएगी, बगल वाले कमरे तक। लेज़र लाइट है, पता नहीं 10-15 बिल्डिंग आगे तक चली जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से भी लाइट अलग अलग होती है। फिर वेवलेंथ तो इसी में आ जाता है, ठीक है। क्यों आ जाता है वो इस वाले फॉर्मूले से तुम समझ जाओगे। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का आपस में ये डर जाएगा तो इन्वर्सली रिलेशन है। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो कॉमन सेंस बोलती है अपने आप की, या फिर फॉर्मूला बोलता है अपने आप की वेवलेंथ कम होगी, ठीक है। तो हमें बस ग्राफ ऑब्जर्व करना है कि इंटेंसिटी अगर बढ़ा दी जाए तो क्या होगा, इंटेंसिटी अगर घटा दी जाए तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाए तो क्या होगा। और टॉपिक अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, तो उसी में ऑब्जर्व करना होगा, ये तो है ही। तो एक तरफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट PEC, नीचे तुम कर लो इंटेंसिटी, ठीक है। और एक तरफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट, नीचे कर लो फ्रीक्वेंसी। तो बताओ ऑब्जर्वेशन क्या आएगी तुम्हारे हिसाब से। फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से क्या होगा, घटने से क्या होगा। इन्वर्सली है ना, तो अगर वो बढ़ेगा तो घटेगा। पहले फॉर्मूला लिखते हैं दोबारा, फिर देखते हैं।
अभी भी कह रहा हूँ, मेन टॉपिक यही है, जिसे समझ में आ गया वो बाकी कहानी की तरह सुन लो। हाँ, तो इंटेंसिटी तो इन्वर्सली बोला ना तुमने, इंटेंसिटी का बोला या फ्रीक्वेंसी का? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का इन्वर्सली, तुम बताओ। हाँ ठीक है। साइंस की एक बात बता देता हूँ, 10-15 साल लगे हमसे बहुत ज़्यादा दिमाग वालों को कुछ चीज़ डिस्कवर करने में। तुम अभी अगर मान लो इस स्टेज पे हो, तो 10-15 साल अपना दिमाग लगा के तब ये चीज़ें समझ पाओगे। इससे बढ़िया क्या है, तुम यहीं से शुरू करो जहाँ से उन्होंने समझ लिए चीज़ें, उसके आगे से क्लियर करो। तो 10-15 साल में तुम यहाँ तक पहुँचते, इससे अच्छा तुम उनका चीज़ यूज़ करके 10-15 साल आगे चले जाओ। तो मैंने सिंपल बोल लगा, तुम्हें साइंस का इस्तेमाल केवल नंबर के लिए करो। अभी तुम में से किसी को भी साइंटिस्ट तो बनना नहीं है, जिसे बनना है उसे भी कहूँगा नंबर के लिए करो, क्योंकि कॉलेजेस जो है वो नंबर ही देखेंगे, फिर वहाँ पे साइंटिस्ट बन लेना। तो मेन बात ये थी कि सारी चीज़ें रट लो, समझ में आ जाती है रट रट के भी। तो इंटेंसिटी बढ़ाने पे पीईसी बढ़ती रहेगी, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता रहेगा, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी उतना ज़्यादा करंट। फ्रीक्वेंसी के केस में एक टाइम के आने के बाद सेम हो जाएगी, कितनी भी बढ़ा लो। ये ग्राफ समझ लो क्या है, फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकालती फ्रीक्वेंसी है। पर एक बार जब इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, ठीक है, उसके बाद सेम हो जाता है ग्राफ। चाहे तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते रहो, देख रहे हो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, मान लो यहाँ 5 × 10⁸ हर्ट्स, फिर यहाँ 6 × 10⁸, कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट में वो बढ़े जा रहा है, मतलब सेम है। इंटेंसिटी में जितनी बढ़ाओगे उतना बढ़ता रहेगा, कभी भी ऐसा टाइम आएगा नहीं कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट सेम हो जाए, ऐसा नहीं आएगा। तो ये दो चीज़ याद रख लेना, और उससे ज़्यादा कुछ है नहीं। अच्छा, एक पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल क्या होता है, ये तुमने पढ़ा होगा, सेल वाला पढ़ा था, जिसमें हम सेल कॉम्बिनेशन करते थे, किरचॉफ रूल में भी। पॉजिटिव वाला कैथोड वाला, नेगेटिव वाला एनोड वाला। हाँ चलो ग्राफ है अंदर, नॉर्मली समझ लो। नेगेटिव पोटेंशियल मतलब नेगेटिव भी, जिसका मतलब होता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट या इफेक्ट कम होगा। नेगेटिव पोटेंशियल मतलब, पोटेंशियल का काम पता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को फेंकना। यहाँ मैंने ये क्या है, सेल क्या देता है, पोटेंशियल। जैसी सेल लगा देते हैं तो क्या होता है, करंट आता है। पोटेंशियल आ गया तो करंट अपने आप आ जाता है अगर सर्किट पूरा हो। तो सेल का काम होता है इलेक्ट्रॉन फेंकना, ठीक है। करंट तो यूं फ्लो होता है पर इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ से बहुत तेज की इलेक्ट्रॉन फेंकता है यहाँ तक। अब नेगेटिव पोटेंशियल मतलब होता है वापस लाना इलेक्ट्रॉन। करंट वो भी है पर उल्टा है, ठीक है, और गलत भी है, ठीक है। तो याद रखना, नेगेटिव पोटेंशियल मतलब उल्टा काम कर रहा है, जो तुम इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना चाह रहे थे उल्टा से वापस बुला रहा है। पॉजिटिव पोटेंशियल मतलब होता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ाना। जितना ज़्यादा पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, सही डायरेक्शन सेम डायरेक्शन का होगा, उतना ज़्यादा करंट बाहर आएगा। ये क्वेश्चंस के टाइम पे आएगा 1 नंबर के, इसलिए इतना नहीं सर फोड़ने की ज़रूरत है, उस फॉर्मूले में बहुत ज़रूरत है। माइनस भी होगा तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कम करेगा, प्लस भी होगा ज़्यादा करेगा, बस। इसके बाद लास्ट टॉपिक मान लो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिर ये चैप्टर तुम्हारा इतना कुछ खास बचा नहीं। डायरेक्ट फॉर्मूले आइंस्टीन थे हमारे, कुछ ज़्यादा बात कह के नहीं गए। ये प्लस उधर जाके माइनस,
इसे काइनेटिक एनर्जी लिख दूं, बस इतना कह के कि काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा चाहते हो, ये ज़्यादा होना चाहिए, ये वाला, ये ज़्यादा होना बस इतना ही कह के गया। इतना तो तुम भी कह लेते, ठीक है। तो इतना कुछ खास हो कह के नहीं गया। ये चीज़ तो तुम चेंज कर नहीं सकते, तो बस ये बढ़ा देना जितनी ज़्यादा बढ़ा सको। तो उन्होंने यही बोला कि फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा तुम्हें काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। कुछ खास था नहीं, लिख रखा था तो मैंने बता दिया। अच्छा, एक क्वेश्चन आएगा, काइनेटिक एनर्जी मतलब ये के मैक्स जो है नेगेटिव हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो सकती है? काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हाँ, नहीं हो सकती क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं आएगा। इस केस में तो नहीं हो सकती। तो देख लो इसे, आइंस्टीन इक्वेशन। ये 3 चैप्टर एक साथ हो जाएंगे। आज मैं नोट्स भेजूंगा, पढ़ लेना, लिख के ले आना, और कल फिर इसके क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। फिर एक चैप्टर बचेगा बस, सेमीकंडक्टर। तुम्हारी 10 तारीख से पहले फिजिक्स कंप्लीट। फिर 10 से 15 जो दिवाली की छुट्टी है उसमें हम पूरे सिलेबस का रिवीजन कर लेंगे। 15 तक की छुट्टी, हाँ। दिवाली 12 को है ना बस। अरे वो धनतेरस, पंतेरस, गोवर्धन, भैया दूज, ये रब कर रहा हूँ। हाँ, अब तो रुक जाओ। जेल करवाओगे और कुछ नहीं। अब फोटॉन्स, कुछ नहीं है, इनकी थ्योरी है। पढ़ देता हूँ मैं तुम्हारे लिए, स्टेटमेंट अगर समझ में नहीं आया तो देख लेना। ये अगला चैप्टर है। नहीं नहीं, यही है। इन इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, रेडिएशन बिहेव एज इफ इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स। जो तुम लाइट की रेडिएशन पढ़ते हो उनके पार्टिकल का नाम क्या है? फोटॉन्स, ठीक है। तो लाइट की जो पार्टिकल वाला नाम है, मतलब निक नेम है पार्टिकल्स के लिए, वो फोटॉन्स है। ईच फोटोन हैज एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू एंड मोमेंटम। हाँ ठीक है, एनर्जी का फॉर्मूला ये दे रखा है, तो याद रख लेना कि बोल रखा है कि हर एक फोटोन की एनर्जी होती है। ये भी तुम्हें पता, कहता ना ये स्टेटमेंट तुम्हें सारी आती होगी। ऑल फोटोन्स ऑफ अ लाइट ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, फोटोन्स की फ्रीक्वेंसी भी होती है और वेवलेंथ भी होती है, एनर्जी भी होती है। ये तीनों तुम्हें निकालनी आनी चाहिए। इनमें आपस में रिलेशन भी है। कैसे रिलेशन है? एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू। ये न्यू क्या है? क्या? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में कोई रिलेशन याद है? नहीं नहीं, वो तो हाँ चलो वो भी रिलेशन ही है। ये वाला रिलेशन याद है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? सी बाय लैम्डा। बस अगर तुम्हें एक भी चीज़ पता हो, ये पता हो, तो फ्रीक्वेंसी निकल सकती है। क्योंकि देखो तुम्हें ये पता है प्लैंक कांस्टेंट तो पता ही है, क्योंकि वो कांस्टेंट है, ये निकल जाएगा। अब तुम्हें फ्रीक्वेंसी पता चल गई तो ये तुम्हें पता ही थी, ये कांस्टेंट होता ही है, ये स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸। ये निकाल लोगे तो ये भी पता चल गई। कोई भी एक चीज़ पता हो, कोई भी एक, रिवर्स में जाओगे तो ये वेवलेंथ पता होगी तो फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी पता चल गई तो एनर्जी पता चल जाएगी। तो ये तीनों में रिलेशन समझ में आ गया? यहाँ तो देख लो, ये पता होता है हमेशा कोई कांस्टेंट है, एक चीज़ दे रखी होगी तो दूसरी निकल जाएगी। तो ये तो इन दोनों में रिलेशन हो गया, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में ये रिलेशन। ये दे रखा होगा, ये तो दे रखा होता है कांस्टेंट है, ये पता चल जाएगा। तो इन दोनों में भी रिलेशन हो गया। बस तीनों चीज़ें पता होगी फिर तुम्हें। फॉर्मूले याद कर लो अभी तो, थ्योरी तो
3-4 हज़ार MCQ प्रैक्टिस करोगे तो थ्योरी कवर हो जाएगी MCQ वाली। बस इतना ही था फोटॉन्स के बारे में, कुछ खास थे नहीं, बस तुम्हें इतना याद रखना था कि लाइट के पार्टिकल को फोटोन कहते हैं। अरे हाँ, एक बड़ा इजी सा रिलेशन है, चलो देखते हैं मैथ्स कैसी है। इसको तुम इस फॉर्मूले में बदल सकते हो, ये मैं बता देता हूँ, मोमेंटम है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv, मास इंटू वेलोसिटी, 2mk। हाँ, हो जाएगा। कैसे? या तो तुम पी लगा देना बस। एक मिनट रुको, या तो तुम ये डायरेक्ट याद रख लो, वरना इससे डिराइव करने का IQ तुम में होना चाहिए। अब बताओ कैसे हुआ? एमवी की जगह पी लगा दो। mv की जगह p लगा दूं, और एक पी एक्स्ट्रा रहने देना ना। देखो सबसे पहला स्टेप इसमें ये है, mv की जगह में p लगा दो तो एक भी और बचता। हाँ, तो हाफ पी भी हो गया ना वो। हाँ p v नहीं चाहिए ना इस मामले में, v का क्या करोगे फिर? अच्छा इधर देखो, m चाहिए। अब मास से डिवाइडर मल्टीप्लाई कर दो, m² v² हो गया। अब इसे मैं p² लिख दूं हाँ। और सब इधर भेज दो। डायरेक्ट याद रख लो, क्योंकि धीरे धीरे डायरेक्ट याद हो जाना चाहिए। पहले आराम से इसलिए पढ़ाया जाता है कि तुम्हें एक बार तो अच्छे से याद हो, फिर दूसरी बार रिवीजन, तीसरी बार, चौथी बार निपटा दो। और इन्होंने एक फॉर्मूला और बोल रखा है, ये रख कर देता हूं। पूरे में होगा ना इसमें। अगर तुम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लैंक कांस्टेंट, इन सब की वैल्यू डाल दोगे तो उसी से वाला फॉर्मूला आ जाएगा। वही जो अभी फॉर्मूला पढ़ा है ना मैंने तुम्हें, उसी से आएगा ये। तो डेरिवेशन ना दे रखी है तो करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट याद रख लो। आखिरी में बोर्ड के टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 पन्नों में आ जाएंगे पूरे फॉर्मूले, 10 पन्ने ही पढ़ने होंगे तुम्हें न्यूमेरिकल्स के लिए। तो बस ये चैप्टर में इतना ही है। स्कूल में किसके हो गया चैप्टर? चलो उसके बाद देख लो नेक्स्ट, ये तो और आसान है। देखो 12th की फिजिक्स को नहीं पता है कि तुमने ये 11th में कर रखा है, क्योंकि फिजिक्स अलग डिपार्टमेंट है। तो उन्होंने ये चैप्टर ऐसे ही दे रखा है कि जैसे 11th में था डिट्टो, उल्टा थोड़ा कम ही है 11th वाले से। तो ये इसमें कुछ नया है नहीं। नेक्स्ट चैप्टर एटम्स है। एटम्स के, चलो एक चीज़ बता देता हूँ तुम्हें, एटम होते क्या हैं। अरेंजमेंट ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तुम सोचते हो एटम होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये नहीं होते हैं। अरेंजमेंट होती है, जैसे तुमने ऐसे लगा देते हॉरिजॉन्टल हो गया, ऐसे लगा दिया तो वर्टिकल हो गया। तो पहले प्रोटॉन आया है, फिर उसके आसपास अगर एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसे हम बोल देते हैं हाइड्रोजन, अरेंजमेंट को। उसी हाइड्रोजन में अगर तुम एक प्रोटॉन और डाल दो और एक इलेक्ट्रॉन और डाल दो तो भूल जाओ हाइड्रोजन था, वो हीलियम हो जाएगा। न्यूट्रॉन भी डालने पड़ेंगे 2, ठीक है। तो आज तक जो भी तुम नाम पढ़ते आते थे एटम के, वो बस अरेंजमेंट को कहते थे, जैसे रो, कॉलम, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल। अब सबसे पहला टॉपिक आता है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। ये तो याद होना चाहिए,
10th में भी था, 11th में तो नहीं था शायद। क्या था इसमें? तो रदरफोर्ड है वो एक शीट का अल्फा पार्टिकल्स को वो करता है एंड देन वो ऑब्जर्व करता है कि उनसे कुछ पार्टिकल्स का अब्जॉर्ब होगा तो कुछ पार्टिकल्स को रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रहा है, तो उसको पता चल जाता है कि वहाँ लाइक कुछ है जो उन्हें रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो उससे इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हो जाती है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स तो होते हैं ना, क्या पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिफ्लेक्ट करेंगे प्रोटॉन की डिस्कवरी होती है इससे। तो हाँ, प्रोटॉन की तो खैर देखते हैं क्या हुआ था। अल्फा रे होते हैं डबली चार्ज हीलियम, हीलियम में डबल चार्ज कर दो, उसे हम अल्फा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल He2 पॉजिटिव। पहली चीज क्लियर। दूसरी चीज, गोल्ड की हमने 1000 एटम थिक ली थी। 1000 एटम थिक मतलब क्या है? अगर मान लो ये गोल्ड की शीट होती ऐसी, तो ये दिख रहा है तुम्हें, ये 1000 एटम है। ये मत समझना 1000 एटम, ये तो पता नहीं कितने होंगे, लाखों करोड़ों, इतने 1000 एटम थिक है, ठीक है। अब इसमें इसने अल्फा रे फेंकी और उस टाइम जे थॉमसन के हिसाब से ये सारी रे वापस आ जानी चाहिए थी, क्योंकि उसने बोला था पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड रहता है। तो मान लेते हैं ये रहा एटम और ये है जो भी डिस्कवर होने वाला है। एटम का स्ट्रक्चर करा था उसने, और ये था जो जे थॉमसन का, ठीक है। लॉन्ग कोडिंग मॉडल का ना। हाँ, जिसमें ये डॉट डॉट तो इलेक्ट्रॉन है और ये पूरा पॉजिटिव स्फीयर है, पूरा का पूरा है पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन के डॉट है। तो उसने अल्फा रे फेंकी, तो उस टाइम की डिस्कवरी के हिसाब से ये पॉजिटिव और पॉजिटिव आपस में रिपेल हो जाने चाहिए थे, ऐसा होना चाहिए था। पर ऐसी कोई ऑब्जर्व नहीं हुआ, ठीक है। अल्फा रे सीधी चली गई, इक्का दुक्का टकरा के वापस आ गई। मान लो 100 फेंक किया तो 96 सीधी चली गई, 2-3 डिफ्लेक्ट हो गई और एक वापस आ गई। उसने बोला ये तो उसने झूठ बोला है, तो जे थॉमसन तो वहीं गलत हो गया था। उसने बोला एटम जो है मोस्ट ऑफ द परसेंट खाली है, बस बीच में कुछ ऐसा है, कुछ क्या पॉजिटिव चार्ज बस बीच में इतनी सी जगह पे वापस आ रहा है। परसेंटेज कैसे निकालोगे? कॉमन सेंस है भाई, अगर 100 में से 99 रे सीधी चली जा रही है, टेढ़ी मेढ़ी इतनी नहीं हो रही, और एक वापस आ रही है, या फिर 0.1% वापस आ रही है, तो जितनी परसेंट वापस आ रही है उतना ही वो जगह कवर करता है। सिंपल। तो बस यही करा था उसने। तीसरी चीज़ थी ZNS स्क्रीन, वो ऑब्जर्व के लिए थी कि रे वहाँ आ भी रही है या नहीं। तो यही 3 चीज़ करी थी उसने। ये तुम्हें आना चाहिए बोलना, पूरी अच्छे से कहानी पता होनी चाहिए। मेनली तो ये 3 चीज़ पता होनी चाहिए कि गोल्ड लिया था, अल्फा रे ली थी, अल्फा रे की थोड़ी कहानी पता होनी चाहिए कि डबली चार्ज हीलियम है, ये गोल्ड 1000 एटम थिक है और ZNS स्क्रीन है। इससे ज़्यादा इतना कुछ पता होना नहीं चाहिए सिवाय स्टोरी के कि रिज़ल्ट क्या हुआ था। और रिज़ल्ट तुम्हें पता है, मोस्ट ऑफ द रेज आ गई थी, क्रॉस कर गई थी, पॉइंट में हुई थी 180 डिग्री में डिफ्लेक्ट। तो अल्फा पार्टिकल का जो एक्सपेरिमेंट था वो समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स एक टॉपिक है इसके बाद। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स क्या कहता है? अच्छा, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिवॉल्व। तो ये कौन सा फोर्स होता है जो किसी को अपने अराउंड रिवॉल्व कर सकता है? फॉर्मूला क्या होता है? देखो, सारे फोर्स कन्वर्ट होते हैं एक दूसरे से। उसमें मान लो मैंने अगर खाना खाया 1000 जूल की एनर्जी का, या फोर्स ही मान लो, ठीक है,
तो मैं पढ़ा भी 1000 ही पाऊंगा। कल को कोई मुझसे तुमसे आके पूछना भाई तूने कितना पढ़ाया है, कितनी जूल एनर्जी लगी है पढ़ाने में, तो उसका आंसर मेरे खाने की एनर्जी में छुपा होगा कि 1000 जूल मैंने खाना खाया तो पढ़ाया भी 1000 जूल होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 990, पर 1001 नहीं होगा। तो पता चल गया पढ़ाने की एनर्जी कैसे निकली। तो वैसे अगर सेंट्रीपिटल फोर्स लगाना है या फिर निकालना है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में, जो कि बराबर होता है, तो सुनो मैंने क्या बोला, मिला उसे ये फोर्स है, वो चाहता तो इसे किसी में भी कन्वर्ट कर सकता था, वो चाहे तो इस इलेक्ट्रिक फोर्स को ग्रेविटी में भी कन्वर्ट कर सकता है, फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर सकता है, पर उसकी मर्जी, उसने सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट करा, मतलब घूमने के लिए। ठीक है, तो याद रखना अगर तुमसे कोई पूछा जाए सेंट्रीपिटल फोर्स है कितना, तो बड़ा इजी है, जितना ये है। ठीक है, किसी को डाउट इस स्टोरी में, अगर डाउट है तो तुम्हें कुछ नहीं करना, सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स को बराबर कर देना, क्योंकि दोनों एक दूसरे से कन्वर्ट हो रहे हैं। जितना इलेक्ट्रिक फोर्स मिलेगा उतना ही उसकी बस की है कि सेंट्रीपिटल फोर्स को दे सके। तो इन दोनों को बराबर करके आर की वैल्यू निकाल लेना। यहाँ पे नहीं है, पहुंचे तो निकाल लोगे आर की वैल्यू अलग से, इससे ये कट जाएगा, ये आर उधर चले जाएगा, बस हो गया, आ गया तुम्हारा। अच्छा ये बताने रेडियस किसका है, ये आ रही है या न्यूक्लियस का आ रहा है, पूछ रहा हूँ मैं क्या है, क्योंकि आगे चल के आने वाला है, दोनों आर में डिफरेंस किसका, चार्जेस के बीच का आ रहा है। क्यों, देखो ना चार्जेस के लिए पॉजिटिव नेगेटिव, ये वाला फॉर्मूला भूल गए, ये आर मतलब होता था डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, न्यूक्लियस का आर आने वाला है, यहाँ से भी एक आर जा रहा होगा यहाँ तक, अगर मैं न्यूक्लियस थोड़ा खोखला बनाऊँ तो ये आर भी आगे चल के तुम निकालना सीखोगे, पर अभी तो तुमने ये वाला सीखा है। इसे कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट। और चलो छोड़ो, क्वेश्चन के टाइम पे बताऊं। एटॉमिक स्पेक्ट्रा, एटम बना देता हूँ, पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी, चौथी, फिर पांचवी, फिर छठी, फिर सातवीं, 1 2 3 4 5 6 7। एटॉमिक स्पेक्ट्रा बता दो अगर किसी को याद है, नहीं तो मैं समझा दूंगा। तुमसे इसलिए पूछता हूँ कि थोड़ा माइंड में जो लगता है ना कि हाँ 11th में था ये वो, मैं बोलता गया और तुम्हारा ध्यान भटका हो तो फिर जो मैं बोल रहा हूँ वो भी समझ में नहीं आएगा। तो बताओ कुछ याद है एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में? तो हाइड्रोजन का एटम पे हीलियम भी ऐसे है, ऐसा नहीं, केवल हाइड्रोजन एटम का था। तुम बताओ। अच्छा वो जो अलग अलग शेल में खुदवा रहे थे यार, कर लो अब तो कंपटीशन आ गया, तुम्हें तो आना चाहिए था शशांक। इसके फॉर्मूले याद है सारे, फिट हो गए तुम, और कुछ नहीं, जेई आने वाला है। और ये छोड़ो, देखो एटॉमिक स्पेक्ट्रा मतलब होता है पहली शेल से दूसरे में जाएगा तो एनर्जी कितनी लगेगी। पहली शेल से दूसरे में कौन जाएगा? इलेक्ट्रॉन। पहली शेल से दूसरे में चलेगा, पहली से तीसरी में जाएगा, पहली से चौथी में जाएगा, पहली से पांचवी में जाएगा, पहली से छठी में, या पहले से उल्टा भी हो सकता है, सातवीं से छठी पे भी आ सकता है, सातवीं से पांचवी में। ठीक है, तो नॉर्मल सीढ़ियाँ समझ गए तुम, सीढ़ियों के एग्जांपल से समझ लो। पहली सीढ़ी से दूसरी में जाना है तो कितने पैर खुलने, कितनी ताकत लगनी। पहली से सीधा तीसरी में जंप करना चाहते हो, पहली से सीधा चौथी में जंप, पहली से सीधा पांचवी में, पहली से छठी में। नॉर्मल भी हो सकता है, ऊपर से नीचे भी आ सकते हो, सातवीं से छठी में, या फिर सातवीं से डायरेक्ट पहली में भी आ सकते हो। बस मेन चीज़ याद रखना, शेल चेंज होनी चाहिए। तो शेल चेंज करने पे जो एनर्जी का स्पेक्ट्रा मतलब ऐसे ही मान लो माइंड मैप होता है,
जैसे तुम लगा नहीं लेते कि हाँ एक स्कूटी में इतना पेट्रोल है तो वहाँ तक इतना जाना पड़ेगा। लड़कों को तो पता भी होगा, जीने कूदे होंगे उन्होंने। तो 7वीं से अगर छठे जीने में कूद रहे हो, मतलब एक ही जीना कूद रहे हो, तो कितनी एनर्जी लगेगी। 7वें से 5वें में जा रहे हो, चौथे में जा रहे हो, तीसरे में जा रहे हो, दूसरे में जा रहे हो, पहले में जा रहे हो, तो इसकी एनर्जी कैलकुलेट करके रख देना। और ये बहुत ज़रूरी होता है, अभी तो तुम्हें नहीं आएगा समझ में। प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊं तो स्कूटी में नहीं होता 1 लीटर में 40 किलोमीटर चल लेगी, तो इस हिसाब से तुम अगर मान लो लंबी ट्रिप मार रहे हो, कार का देख लो कि 1 लीटर या एक उसमें 20-30 किलोमीटर चलेगी, तो फिर भाई अगर तुम मार रहे हो 300 किलोमीटर की ट्रिप, तो अगर तुम्हें मेजरमेंट ही नहीं पता कि 1 लीटर में कितना वो किलोमीटर चलेगी 30, तो फिर तो बहुत मुश्किल है ना। मान लो अगर तुमने मान लिया कि 1 लीटर में 50 चलेगी, वैसे कोई गाड़ी चलती नहीं इतनी, ठीक है, तो अगर तुमने ऐसा मान लिया 50 चल जाएगी, होते हैं ना थोड़े देसी से कि हम चला देंगे, तो फिर तो गड़बड़ होगी। अगर तुमने मान लो कितना लीटर रख दिया 50 के साथ में 6 लीटर होना चाहिए तुम पे। तो ये कैलकुलेशन साइंस की फील्ड में बहुत ज़रूरी है कि कितनी एनर्जी में इलेक्ट्रॉन, यहाँ से हमने जरा सी एनर्जी दी इलेक्ट्रॉन को और वो कहाँ तक जाएगा हमें पता होना चाहिए। तो प्रैक्टिकल लाइफ में जैसे तुम्हें वो डीजल वाला पेट्रोल वाला माइलेज वाला सिस्टम पता है, वैसे ही साइंस की लाइफ में हमें ये सब पता होना चाहिए। ये सब चीज़ें लिंक करना सीखो, ये वही तो है माइलेज, और क्या है। फिर 5-10 साल किसी कंपनी में काम करना, फिर अपनी खोल देना मार्केट को देख के। जितने भी मेरे पढ़ाई में अच्छे दोस्त हैं वो यही कर रहे हैं, पढ़ाई में अच्छे मतलब जिनका NTSC हो रखा है, IIT हो रखा है, 5-10 साल कंपनी में काम करते हैं, फिर अपनी कंपनी अपना कुछ खोल देते हैं। फिर उन पर चॉइस रहती है, जैसे मान लो तुम्हारा बीटेक हो गया, बीटेक के बाद तुम्हारे किसी कंपनी में पैकेज लग गया 10 लाख, बहुत कम बोल रहा हूँ मैं IIT वालों के लिए, पर मान लो 10 लाख, 5-10 साल वो काम करेंगे, फिर उन्हें समझ में आ जाएगा कि एक चीज़ है उसकी कमी है, और वो चीज़ वो बना देते हैं, ठीक है। प्रोसेस मान लो किसी प्रोसेस की कमी है, मान लो आजकल डिमांड है लोगों की और वो अभी तक आई नहीं है मार्केट में, तो वो बना देंगे वो प्रोसेस। अब उन पे चॉइस रहती है, कंपनी को हज़ारों करोड़ों में बेच दो या खुद उससे 20,000 करोड़ कमा लो। तो ये रहता है मेन साइंस वालों का हिसाब किताब। अगर सही लाइन से जाते गए तो 25 से 30 के बीच में ही करोड़ में अचीवमेंट आ जाती है, तो देख लो। और उन चीज़ों के लिए ये सब चीज़ें यूज़ होती है। एटॉमिक स्पेक्ट्रम मैंने तुम्हें समझा दिया, इसके फॉर्मूले देख लो। एक एनर्जी का फॉर्मूला था, अगर तुम्हें याद हो किसी को, रिडबर्ग कांस्टेंट वाला, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती थी ये, छोड़ो ऐसे लिख लो, n1 मतलब पहली शेल, और वो कुछ भी हो सकती है। मान लो तुम चौथी शेल से दूसरी शेल में कूदे, और दूसरे केस में तुम दूसरी शेल से 5वीं शेल में कूदे, तो n1 इसके लिए क्या हो जाएगा 4, n2 क्या हो जाएगा 2। इसके लिए n1 हो जाएगा 2, क्योंकि पहले तुम दूसरी पे थे, वहां से तुम कूदे हो 5वीं में। तो ये फॉर्मूला समझ जाओ। अब कूदे हो तो एनर्जी लगी होगी, वो एनर्जी बोर्ड पूछेगा, वो बोर्ड के लिए तुम यहीं से आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू मैंने तुम्हें बता दी, ये दोनों तुम्हें गिवन होंगे। फॉर्मूले का तो यही रहता है। इसमें देखो कितने वेरिएबल है ये बताना, तुम बताना, ये दोनों तो बता देंगे। इस मामले में कितने वेरिएबल है, मतलब क्या क्या चीज़ पूछ सकता है बोर्ड, या तो ये पूछ सकता है, तो ये दोनों गिवन होगा, क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल है। किसी भी फॉर्मूले को मैथ्स वालों के लिए ज़्यादा अच्छा है कि फॉर्मूले याद कर लो। जब चलो छोड़ो, तो टॉपर्स की बात होगी। तो 3 वेरिएबल है, तो उसमें से 2 गिवन होते हैं। अगर किसी फॉर्मूले में 10 वेरिएबल, वैसे तो होता नहीं ऐसा फॉर्मूला, 10 वेरिएबल है तो 9 गिवन होंगे, 1 का पूछा होगा। और अगर मान लो कोई फॉर्मूला है, जैसे ये फॉर्मूला है, इसमें मैंने बोला 2 गिवन है, नहीं गिवन है, तो फिर फॉर्मूला एक एक्स्ट्रा गिवन होगा जिससे n1 की वैल्यू आएगी। तो ये बाद में बताऊंगा मैं तुम्हें, पहले ये वाला अटेम्प्ट दो, फिर अपने टाइम पे मैंने ट्रिक्स बनाई थी, काफ़ी अच्छी थी वो बता दूंगा। ये कह रहा हूँ प्रायोरिटी ऑर्डर, साइन की टेबल,
साइन 1 से लेकर साइन 90 पूरा पता होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, प्रायोरिटी ऑर्डर, पीरियोडिक टेबल और फिजिक्स में फॉर्मूले, यही पता होने चाहिए। ये 4-5 चीज़ें पता हो तो बहुत आगे चले जाओगे। और अभी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रोज़ रोज़ याद होता है। जैसे मैं यहाँ आनंद विहार से, प्रीतम आनंद विहार के आगे क्या पड़ता है वो, पटपड़गंज, वहाँ पे था मेरा BMC। वहाँ से जब यहाँ आता था ऑटो में तब पढ़ लेता था उन्हें रोज़, तो याद हो गए थे। रेडियस मैंने तुम्हें बता दिया, एनर्जी तुम्हें बता दी। उसके बाद ओ आगे लाइमन, बामर, क्वेश्चन, ब्रैकेट, आखिरी में क्या था, पीपल। ये नाम क्या बताता था, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। लाइन स्पेक्ट्रा मतलब क्या होता था, हाँ, लाइन स्पेक्ट्रा मतलब होता है मेन्यू, मान लो माइलेज की मेन्यू मान लो कि कितनी एनर्जी चाहिए। जैसे मेन्यू में लिखा होता है जूस के कि ये जूस इतने रुपए का, ये जूस इतने का, तो लाइन स्पेक्ट्रा एनर्जी का मेन्यू होता है कि अगर तुम ये वाली शेल कूदोगे तो ये एनर्जी लगेगी 600 N1 से N2, अगर तुम N1 से N3 कूदना चाहते हो तो 700 रुपये या 700 एनर्जी लगेगी। उस हिसाब से मेन्यू होता है, लाइन स्पेक्ट्रा मेन्यू मान लो। तो मेन्यू देख के तुम अपने हिसाब से ऑर्डर कर देते हो, वैसे इसमें भी होता है। अगर हमें जो काम करवाना हो उसके हिसाब से। अभी पढ़ोगे कि हम इतना इलेक्ट्रॉन में क्यों घुस रहे हैं। देखो इलेक्ट्रॉन होता है इतना सा है पर, और प्रोटॉन इतना सा, न्यूट्रॉन इतना सा, पर इनमें से अगर एक भी गायब हो जाए, इलेक्ट्रॉन तो चलो छोड़ो तो गायब होता रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से अगर कोई भी चीज़ गायब हो जाए तो उसको ये हम एटॉमिक बम कहते हैं। प्रोटॉन पकड़ के अगर तुमने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया तो एटॉमिक बम बन जाता है। वो आगे आएगा नेक्स्ट चैप्टर में, न्यूक्लियाई में। तो ये देख लो लास्ट टॉपिक है। कितनी शेल होती है एक एटम में? 7 से 1 तक का सफर बता रहा है। लाइमन मतलब 1 शेल में आ सकते हो तुम, किसी भी शेल से। 7 से 1 पे आ सकते हो, 6 से 1 पे आ सकते हो, 5 से 1 पे, इंपॉर्टेंट 1 पे आना है। बामर बताता है 1 तो छोड़ो, वो कवर हो चुकी है। सेकंड सेल को मैं रीड करूंगा। देखो लाइमन ने फर्स्ट सेल रीड कर ली ना, 7 से लेके सारी की सारी उसने नाप ली कि 7 से अगर जंप मारोगे पहली सीढ़ी में तो कितने पैर में लगेगी, छठी से, पांचवी से, चौथी से, तीसरी, दूसरी। अब 7वीं से दूसरी में कूद रहे हो, वो तो अभी तक इसका कॉम्बिनेशन देखो ना, 7वीं से पहला, छठी से 1, पांचवी से 1, चौथे से 1, तीसरे से 1, दूसरे से 1, ये कॉम्बिनेशन कवर। तब दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बचा, 1 हटा के 2 कर दो, 7वीं से 2, छठी से 2, पांचवी से 2, चौथी से 2, तीसरी से 2। पास्टन कहते थे थर्ड, 7वीं से 3, छठी से 3, 5th से 3, 4th से 3। वैसे तुम आगे उसका भी समझ गए होंगे 4 और 5। वो एनर्जी लेवल पढ़ता था कि 7 से 1 कूदने में कितनी एनर्जी लगेगी, उसने मेन्यू बना रखा। अगर आप 7 से 1 कूदना चाहते हो तो लाइए 1000 जूल, 6 से 1 कूदना चाहते हो तो लाइए 800 जूल। ऐसे पढ़ रखे ना जूस के मेन्यू, तो वही था। कोई डाउट? इतना 1 नंबर में आएगा कि भैया ब्रैकेट जो था कौन सी शेल का कवर करता था, कौन सी शेल उसने कवर कर रखी है। तो 4th। अब तुम में से कोई समझदार होगा तो कहेगा कि भैया इसमें एक कॉम्बिनेशन और बन सकता है, फर्स्ट से भी तो सेकंड में जा सकता है, तो वो यहीं पे कवर हो गया। तुम कहोगे इसमें सेकंड से भी तो थर्ड, देखो यहाँ थर्ड होना जरूरी है ना, तो सेकंड से भी थर्ड और फर्स्ट से थर्ड, तो वो भी कवर हो गया। ये देखो सेकंड से थर्ड यहाँ हो गया वो। तो याद रखना जो भी शेल चुनोगे उसके ऊपर वाली। चलो ये चैप्टर में इतने था। न्यूक्लियाई देख लो, नोट्स भेजूंगा कंप्लीट इसके। कुछ टॉपिक ऐसे जो क्वेश्चन में समझ में आएंगे तो क्वेश्चन के टाइम पे करेंगे।
न्यूक्लियाई। ये तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, कुछ चीज़ों में मैं जाना नहीं चाहता, पर जब कभी एमएससी पीएचडी हम हो गए, तो हम जब साथ में बैठते हैं बीटेक वाले हो गए, तो बहुत लंबी चीज़ें चलती है इसमें, डिस्कस बहुत लंबा चलता है। देख लेते हैं न्यूक्लियस। कभी कभी तो यहाँ तक चले जाता है कि ये प्रोटॉन के पास ही न्यूट्रॉन होता है न्यूक्लियस के अंदर, और फिर इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा मान लिया जाता है कि ये ब्रह्मा विष्णु में से यहाँ तक पहुँच जाती चीज़ें, पर अभी बहुत कम तुमने डिबेट करा है इस पर, तो नहीं आएगा समझ में। तो एक हिंट दे के देखता हूँ। बिग बैंग थ्योरी पता क्या थी? कि ऐसे सिंगुलर कोई कंपोनेंट था, उससे सारी चीज़ें बनी हैं, गैलेक्सी, ठीक है ऐसे। अच्छा, अर्थ जो है पूरा का पूरा एटम से बना, बायो की चीज़ें भी एटम से बनी है, सेल भी एटम से बना है, ठीक है, याद रखना। तो एटम के अंदर जो असली चीज़ होती है, ठीक है, 99.9% तो खाली है, मान लेते 0.1% है तुम्हारा न्यूक्लियस, वैसे और कम है पर मान लो। तो अगर यूनिवर्स के सारे एटम या अर्थ के सारे एटम के जो 99.1% खाली है से पिचका दिया जाए, तो दोबारा से इतने छोटे हो जाएंगे। तो एक सिंगल एटम में भी यूनिवर्स क्रिएट करने की ताकत होती है, सिंगल एटम में। हो सकता है आया भी हो। तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें रहती है। जैसे एक थे, उनके भैया की डेथ हो गई थी, तो हमने ऐसे बताया था कि अगर तुम्हारे भैया की डेथ हो गई है तो कन्वर्ट हो तुम। अगर उनका मान लो मास 60 kg था, तो 60 kg एक्सपैंड हुए हैं वो, क्योंकि वो मरने के बाद दफनाया होगा, जलाया होगा। तो जिस जगह उन्हें यूँ, ठीक है, दफनाया गया, इनके जो छोटे छोटे सेल्स, पार्टिकल्स, एटम्स, न्यूक्लियाई, सब चीज़ इनकी फैल गई हैं। सेप्रोफाइट्स सुने होंगे, हज़ारों सेप्रोफाइट्स, लाखों सेप्रोफाइट्स में वो चले गए होंगे। फिर वो लाखों सेप्रोफाइट्स जो न्यूट्रिशन देंगे प्लांट्स को, फिर वो प्लांट्स ह्यूमन खाएंगे या जो भी खाएंगे, ऐसे ऐसे करके फिर ह्यूमंस प्रोड्यूस करेंगे नया वन। तो ये साइकिल चलती है, मतलब कोई मरता नहीं। वैसे गीता में भी लिखा है कोई मरता नहीं है, बस कन्वर्ट होता है। तो ऐसे ऐसी डिबेट चलती है, अभी 12th के बाद कर लेना, उससे कुछ चीज़ें ओपन हो जाती है माइंड में कि करना क्या। किसी चीज़ों का डर निकल जाता है, जब डेथ का निकल जाएगा। एटॉमिक मासेस एंड कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियाई, सिंपल। एटॉमिक मास किससे बनता है? एटम में क्या क्या होते हैं जिससे एटॉमिक मास में, ठीक है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम मानते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम इग्नोर कर देते हैं मास कैलकुलेट करते वक्त, ठीक है। और न्यूट्रॉन का भी थोड़ा सा अलग होता है प्रोटॉन से मास, पर हम बराबर ही मान लेते हैं। तो याद रखना, वैसे तो एटॉमिक मास निकलना चाहिए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन का मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास, पर असली में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आता है। तो ये जो एटॉमिक मास होता है ये प्रिसाइज होता है, एक्यूरेट नहीं होता, ठीक है, याद रखना। अगर 12 बोल रहे हो कार्बन को, तो हो सकता है 11.9999 ऐसे कुछ हो। देखो ये वाला ज़्यादा होगा थोड़ा, 12.00001 हो। अब तुम कहोगे इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? तो एक इक्वेशन आएगी इसमें, अभी तो नहीं आ रही पर मैं पहले बता देता हूँ। मास और एनर्जी का रिलेशन अभी तक की सबसे खतरनाक यही है डिस्कवरी जो पब्लिक हो चुकी है। और भी आगे होंगे इसके बाद की डिस्कवरियाँ, पर वो अभी तक हमें पता नहीं है। E=mc², इतने ही मास को यहाँ रखो, कितने का फ़र्क आया था? 0.0001 का। और c मतलब क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर इक्वल। अगर तुमने इतना से मास गायब कर दिया
तो इसका मतलब तुम्हें इतनी एनर्जी रिलीज़ होगी, और ये एनर्जी बहुत ज़्यादा है। 1 2 3 4 5 3 × 9 × 10 की पावर 5 3 11 इतनी आएगी जूल। ठीक है, तो ये याद रख लेना। अब ये एनर्जी बहुत होती है, एटॉमिक बम इसी को तो कहते हैं। ये भी आगे पढ़ोगे क्या होता है। तो देख रहे हो जरा से मास, जो तुमने लॉ पढ़ा था, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। हाँ ये सच है, पर अगर गलती से मास डिस्ट्रॉय हो जाता है जैसे एटॉमिक बम में, तो कन्वर्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा एनर्जी में। इतना सा मास डिस्ट्रॉय करने पे एटॉमिक बम फट जाता है। अजीब है। अब ये तो तुम्हें समझ में आ गया होगा जो मैंने बताया अभी तक। नया टॉपिक ये जो तुम्हें नहीं पता और याद करने वाला है, वो है साइज ऑफ न्यूक्लियस। हाँ नॉट कांस्टेंट है इसमें। हाँ तो ये जो तुम्हारा न्यूक्लियस है ना, खोखला बनाता हूँ, इसका रेडियस है ये। वैसे तो ये वॉल्यूम को डिनोट करता है, पर इतना छोटा है कि वॉल्यूम लो रेडियस लो एक ही बात पड़ती है। ठीक है, तो याद रखना इसके आर का फॉर्मूला ये, जिसमें ये कांस्टेंट है और ये एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक मास है ये शायद, एक मिनट में चेक करने दो। एटॉमिक मास, नंबर मत लिखना एक को, एटॉमिक मास। ये कांस्टेंट है आर नॉट। 1.2 × 10 की पावर -15 होती है इसकी वैल्यू। मास एनर्जी रिलेशन बिटवीन न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। अरे हाँ ये अच्छा टॉपिक है। फर्मी कितना होता है? फर्मी होता है ना, जैसे योटो, फर्मी, पिको। अरे जैसे वो 10 की पावर कितना होता था? पिको तो 12 होता है। पिको 12 होता है, नैनो -9 होता है, फर्मी -12 होता है नहीं, -12 नहीं, 14 या 16 होना चाहिए। 14 फर्मी एक ऐसा डिस्टेंस है जिसमें, ये समझ में आ गया? तो नया टॉपिक करते हैं, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। अगर सारी चीज़ें तुम ध्यान से सुनो ना, तो एक क्वेश्चन आना चाहिए था कि मान लो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, प्रोटॉन्स हैं, तो ये प्रोटॉन्स रिपेल क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये तो पॉजिटिव है। लाइक चार्जेस रिपेल। क्योंकि प्रोटॉन्स मूव ही करते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, वो सब अपनी जगह फिक्स है। हाँ तो फिक्स क्यों है? रिपेल क्यों नहीं हो रहे? झटका क्यों नहीं आ रहा? बाहर क्यों नहीं आ रहे? इतने छोटे डिस्टेंस में खुद देख लो ना, अगर इस रूम में अगर 1000 जने, बहुत ज़्यादा कम है ना, उनके डिस्टेंस के हिसाब से एकदम परफेक्ट चार्ज है उनका। सिर्फ प्रोटॉन थोड़ी न्यूट्रॉन से जाए। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होते हैं ना, उन्हें छोड़ो, वो क्यों रिपेल करेंगे? हाँ कुछ बोल रहे थे तुम, अच्छा पॉइंट था। उनका चार्ज उनके डिस्टेंस के हिसाब से सही है ना, इसलिए वो अपनी अपनी जगह फिक्स है। अच्छा तो जैसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का सेम चार्ज होता है, ये तो पता है ना, 1.6 तो उनका पॉजिटिव में होता है, इनका नेगेटिव में 19 कूलम ऐसे होता है ना। हाँ, तो इन दोनों के बीच में इतने डिस्टेंस में अट्रैक्टिव फोर्स है, पर प्रोटॉन इतने पास पास है तब भी रिपल्शन नहीं है। चार्ज तो सेम है दोनों में। अच्छा पॉइंट आ रहा, बोलो तो और दिमाग लगाओ। इन दोनों में भी वही चार्ज है, पर इतनी दूरी से भी अट्रैक्शन फोर्स है, तभी तो ये घूम रहा है। और ये इसके बगल में यहीं पे एक प्रोटॉन है, पर इन दोनों में रिपल्शन नहीं है इतनी भी डिस्टेंस में। तो एक डिस्टेंस आता है फर्मी। तो ये बिल्कुल सही पॉइंट था कि चार्ज के हिसाब से बैलेंस्ड है। डिस्चार्ज और डिस्टेंस का रिलेशन जो बोला था वो परफेक्ट था आंसर। पर पता नहीं क्या फिनोमिना है, एक फर्मी नाम का डिस्टेंस है, वो उल्टा हो जाता है उसके केस में। उल्टा हो जाता है अगर पॉजिटिव रिपेल कर रहे हैं, करेंगे रिपेल। 0.8 फर्मी एक ऐसा डिस्टेंस है जो बताता है कि अगर उससे कम है तो रिपेल होगा, उससे ज़्यादा है तो अट्रैक्ट होगा। तो
अभी ये रिपेल करेंगे, और पास लाओ, मान लो 1 सेंटीमीटर का गैप है, रिपेल करेंगे, और पास ले आओ, मान लो 10⁻⁻10 का गैप है, बहुत कम हो गया ना, अभी भी रिपेल करेंगे। पर फर्मी एक ऐसी कंडीशन आती है, तो एक बार चेक कर लो कोई कि 10 की पावर क्या होता हो, मैं गलत नहीं बोलना चाहता, तो देख लेना। 14 आप फोन लिखा है? मेरा फ़ोन मिलेगा पता नहीं कहाँ। तो ये 3 चैप्टर के नोट्स भेजूंगा, कर लेना, इतना बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे लिए तो इसलिए क्योंकि 11th याद है, तुम्हें भी याद होनी चाहिए 11th। फर्मी मीटर, हाँ -14, ठीक है। तो फर्मी होता है अगर 0.8 फर्मी है तो मतलब फर्मी मतलब 10⁻⁻14 मीटर। तो ये बड़ा अजीब सा डिस्टेंस है कि रिपेल कर रहे थे, फर्मी आते ही अट्रैक्ट करने लग गए, ठीक है। तो मान लो यहाँ 0.8 फर्मी है कहीं, तो अगर उससे कम था तो रिपेल होता जा रहा था, पर फर्मी तक पहुंचते ही अट्रैक्शन शुरू हो गया। यहाँ बनाओ 0.8। तो अगर किसी लाइक चार्जेस को भी अगर तुम फर्मी डिस्टेंस से क्लोज ले आओ तो वो रिपेल नहीं अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। मैंने पूछा था कि इसकी डिटेल क्या है, पर फिर सर हमें यही समझाते थे, इसकी डिटेल उतनी पढ़ो जितना नंबर आ जाए। अल्फा डीके, गामा डीके, बीटा डीके, न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ते हैं पहले। हाँ भाई, न्यूक्लियर बम तो सबने सुना है, कोई बता सकता है उसका फिनोमिना? रेडियोएक्टिव पार्टिकल होता है। हाँ, रेडियो एक्टिव एटम होता है, फिर उसके आइटम्स के बीच में फ्यूजन कराया जाता है। रिएक्शन लिख लेता हूँ मैं पहले। ये जिसे समझ में आ गई बिना बताए, इसका मतलब उसके कॉन्सेप्ट क्लियर है, और जिसे नहीं आई वो एक बार समझ लो, अगली बार तुम्हारे भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। याद कर लेना, वैसे इतना है नहीं इम्पोर्टेंट, समझने वाइज ही है इम्पोर्टेंट। लो, जैसे ये रिएक्शन समझ में आ गई, अगर उसे सही चीज़ें दे दी जाए इक्विपमेंट, तो ये फ्यूजन का है वैसे, ठीक है, तो फ्यूजन अभी हटा दो। लो समझाओ, कोई अगर ट्राई है। एन और एन, नियॉन है, नहीं एन ना न्यूट्रॉन है, और ये तो यूरेनियम होगा, यूरेनियम हो गया, बी बेरियम है, हम्म। ओके यार ब्रॉन्डियम। नहीं ये हुआ क्या है, एलिमेंट के नाम नहीं, कुछ भी हुआ है एलिमेंट के नाम। वो आपने कहा ना न्यूट्रॉन है ना, हाँ, उसको उसमें ऐड करा तो उसका एक अलग, देखो एलोट्रॉप कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? हाँ ठीक है, सही कहा, हमने एक एलिमेंट में मास ऐड कर दिया, इसी को कहते हैं फिशन।
गेनिंग नहीं होता हमारे जिम में, उसी को कहते हैं फिशन। उसके बाद इसे तोड़ दिया, यूरेनियम से बेरियम में कैसे तोड़ दिया? अभी पता चलेगा। इसे तोड़ दिया, इसे भी फिशन ही कहते हैं। असली में ये होता है फिशन। क्यों होता है देख लो। ये क्या है 92? 92 उसका वो एटम नंबर। ये तुम्हारे उसकी डेट शीट आ गई क्या पेपर की? ये इसका एटॉमिक नंबर है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। ये लिख देता हूँ, चलो नीचे हो जाएगा। 92 मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और ये क्या है? मास है उसका। तो इसका मतलब ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। हाँ। तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएंगे इसमें कैलकुलेट करना, 92 माइनस कर दो। 144। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब अगर मैं इसके प्रोटॉन को तोड़ के इसके न्यूक्लियस को तोड़ के, जरा देखो तो, इसके न्यूक्लियस को तोड़ के दो न्यूक्लियस बना दूं, एक में प्रोटॉन 56 हो और एक में प्रोटॉन 36 हो, तो एटॉमिक नंबर चेंज, अरेंजमेंट चेंज, तो तुम्हारा एटम भी चेंज। अब तुम इसे यूरेनियम नहीं कह सकते, कहता रहा हूँ अरेंजमेंट को कहते हैं। जैसे तारों के अरेंजमेंट नहीं हो जाते हैं, सप्तऋषि है, ये पेगासस है, ये है, वो है, तो वैसे ही इसमें 92 स्टार्स थे तो उसे यूरेनियम कहते थे। इसमें हम 92 स्टार्स को मैंने अलग कर दिया, 56 एक में दे दिया, 36 इसमें। अभी भी 92 ही है, पर अब ये अलग कॉन्स्टलेशन हो गया, ऐसे याद रख लो। हाँ, जैसे तारों के अरेंजमेंट को कॉन्स्टलेशन कहते हैं ना, वैसे ही। तो ठीक है फिर पर मास बराबर नहीं आ रहा, ये 144 है और ये 89 है, इसे प्लस करोगे तो ये आएगा 233। तो उसमें फिर वो भी तो है, तीन न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन तुमने बाहर निकाल दिए, नहीं डाले। नहीं बाहर निकले, ठीक है, इससे बाहर निकले। तो बस इसी को कहते हैं फिशन, कि एक बड़ा सा तुमने यूरेनियम लिया, उसके दो छोटे छोटे एटम बना दिए, और उस एटम बनाने के चक्कर में प्रोटॉन तो आपस में टूटे टूटे, न्यूट्रॉन भी बाहर निकल गए, पता नहीं कहाँ चले गए। और इसी को न्यूक्लियर फिजन या फ्यूजन, इसी से सूरज चलता है। सूरज जितनी गर्मी, यही रिएक्शन देता है। फ्यूजन हो रहा होता है वैसे उसमें, पर फ्यूजन और फ्यूजन की बराबर ही होती है लगभग एनर्जी। तो आया कुछ समझ में? इतना सा रिएक्शन, कुछ नहीं करा, बेचारे यूरेनियम को पकड़ के तोड़ दिया। तुमने भी कई चीज़ें तोड़ी होगी, पर इसे तोड़ने में तुम्हें न्यूक्लियर बम जितनी एनर्जी मिलती है। और यही तो करा था वो ओपनहाइमर इन सब ने, क्योंकि आइंस्टीन ने इक्वेशन दे रखी थी इक्वल्स टू mc²। अब उसने बोला मास को हम एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करें। अच्छा, उसने कोई बड़ी चीज़ नहीं ली थी, प्रोटॉन का मास लिया था। प्रोटॉन का मास इतना होता है, 27 बार 0 लगाना है, तब लिखना कुछ नंबर, ठीक है, इतना कम होता है। 27 बार 0 लगा के अगर कुछ लिखोगे तब एक प्रोटॉन आता है, और एक प्रोटॉन डिस्ट्रॉय करने पे न्यूक्लियर बम बन गया था। डिस्ट्रॉय, हाँ डिस्ट्रॉय वर्ड यूज़ कर सकते हो, कन्वर्ट है वैसे, कि उसे एनर्जी में कन्वर्ट करा न्यूट्रॉन को या प्रोटॉन को। फ्यूजन आसान टॉपिक है, अगर तुम्हें फिजन समझ में आ गया। फिजन में हम तोड़ते हैं, फ्यूजन में हम जोड़ देते हैं। ये देखो फ्यूजन, ये रब कर देता हूँ। बस आया कुछ समझ में? पहले तुम्हारे यूरेनियम 236 से टूट के कितना हो गया था, शायद 190 या फिर ऐसे कुछ हो गया था, मतलब 236 से टूट के कम हो गया था। इसमें पहले 1 था, अब रिएक्शन के बाद क्या हो चुका है? तो फ्यूजन में क्या होता है, मास बढ़ता है, क्योंकि फ्यूज मतलब जुड़ना, ऐड होना, गेनिंग करना, और फिजन में टूटता है, कटिंग होना।
इसके फिर कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक आएंगे, तो ये चैप्टर में तो यही 3 था, तो आज के लिए ये 3 पढ़ लो और इसके नोट्स कर लेना कंप्लीट। क्या रिएक्शन फिर एक सेमीकंडक्टर बचेगा।